बस्ती नूर की गलियों में मुस्तकिल सन्नाटा पसरा रहता था। इसी बस्ती के एक अंधेरे कोने में साहिल नाम का एक निहायत ही सादा और मुफलिस नौजवान अपनी जिंदगी के दिन काट रहा था। साहिल के पास दुनियावी दौलत के नाम पर सिर्फ एक शिकस्ता झोंपड़ी और अपने ज़ईफ वालिद मुश्ताक अहमद की दुआएं मौजूद थीं। मुश्ताक अहमद की उम्र 60 बरस की सरहद को पार कर चुकी थी। आंखों की रोशनी धुंधला गई थी और जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया था, मगर चेहरे पर पुरानी बुजुर्गाना नरमी आज भी बरकरार थी, जो अपने इकलौते लख्त जिगर साहिल को देखते ही खिल उठती। साहिल सारा दिन खेतों में पसीना बहाता, कभी किसी के घर अनाज पीसने की मजदूरी करता तो कभी जंगल से लकड़ियां काटकर चंद पैसे जमा करने की जद्दोजहद में मसरूफ रहता। सूरज ढलते ही जब साहिल घर लौटता तो सबसे पहला काम अपने वालिद के पास बैठकर उनका हाल जानना होता। एक शाम का जिक्र है, जब शफक की सुर्खी आसमान पर छाई थी, साहिल बेहद थका हारा घर पहुंचा। हाथ में महज एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा था, जिसे किसी नेक इंसान ने सदके के तौर पर साहिल को थमा दिया था। उस रोटी को मुश्ताक अहमद के सामने रखते हुए साहिल ने बड़ी आजिज़ी से इल्तिजा की, अब्बाजान, आज महज इसी रोटी का इंतजाम मुमकिन हो पाया है, आप पहले तनावुल फरमा लें। मुश्ताक अहमद ने अपने कांपते लबों पर मुस्कुराहट सजाई और बोले, बेटा, तू पहले अपनी भूख मिटा ले, मेरी तो ज्यादातर भूख मुद्दतों पहले मर चुकी है, बस तुझे इत्मीनान से देख लूं तो मेरे दिल को करार मिल जाता है। साहिल ने खामोशी से अपना सर झुका लिया। आंखों के किनारे नम हो गए, क्योंकि साहिल बखूबी जानता था कि अब्बाजान हकीकत बयान नहीं कर रहे। बुजुर्ग मुश्ताक अहमद का पेट कई रोज से दाने दाने को तरस रहा था। पूरी बस्ती को सूखे ने अपनी बेरहम जकड़ में ले रखा था। खेत फट चुके थे और नदियों का पानी सूखकर तपती रेत में तब्दील हो चुका था। मजदूरी मिलना भी अब मुश्किल हो गया था। लोग खुद एक एक लुकमे के लिए मोहताज थे, तो दूसरों की इमदाद क्या करते। साहिल ने उस रोटी के 2 हिस्से किए, आधा टुकड़ा अब्बाजान को थमाया और आधा खुद खाने लगा। दोनों खामोशी से उस कमतरीन खाने से पेट की आग बुझाने की कोशिश करते रहे। झोपड़ी के बाहर सर्द हवाएं सरसराने लगी थीं। साहिल ने एक बोसीदा यानी पुरानी चादर निकालकर मुश्ताक अहमद के कंधों पर डाल दी और पास ही जमीन पर बैठ गया। मुश्ताक अहमद ने लंबी आह भरी और कहने लगे, साहिल, आज खेत के रास्ते में एक दरवेश नजर आए थे। लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में एक पुरअसरार रूहानी चमक। दरवेश फरमा रहे थे कि जो शख्स सब्र का दामन थामे रखता है, तकदीर खुद चलकर उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। साहिल खामोश रहा, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। दिल में एक तमन्ना उठी कि काश कोई मौजज़ा हो जाए और अब्बा जान के चेहरे की थकान और मुफलसी के निशान मिट सके। रात गहरा गई और मुश्ताक अहमद नींद की आगोश में चले गए। साहिल की आंखों में नींद का गुजर न था। झोपड़ी से बाहर निकलकर चांदनी की तरफ देखते हुए साहिल ने अपने रब के हुजूर दुआ मांगी कि अगर कोई इबादत कबूल होनी है तो बस अब्बा जान की सेहत और राहत की खातिर हो। सुबह सवेरे साहिल फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में एक निहायत पुराना और वीरान कुआं पड़ता था, जिसे लोग वीरान चश्मे के नाम से पुकारते थे। बस्ती के लोग बताते थे कि उस कुएं का पानी बरसों पहले सूख चुका है, मगर साहिल जब भी वहां से गुजरता, दिल में एक अनजानी उम्मीद की किरण जागती। आज भी साहिल उस वीरान चश्मे के पास रुका। कुएं की मुंडेर जगह जगह से टूटी हुई थी और अतराफ में जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं। साहिल ने झुककर कुएं के स्याह अंधेरे में झांका। नीचे गहरा सन्नाटा था, मगर अंदर से एक पुरसुकून ठंडक उठती महसूस हुई। साहिल ने वहां पड़ा हुआ एक पुराना और धूल से अटा हुआ डोला उठाया और रस्सी के सहारे कुएं की गहराई में डाला। कुछ देर बाद जब डोला ऊपर खींचा तो उसमें महज सूखी पत्तियां और गर्द यानी मिट्टी मौजूद थीं। साहिल के चेहरे पर मायूसी के साए छा गए। जैसे ही साहिल आगे बढ़ने लगा, अचानक नजर कुएं के किनारे पड़ी। वहां मिट्टी में दबा हुआ एक कदीम मटका नजर आया। गर्द में लिपटा हुआ मिट्टी का पात्र एक अजीब सी चमक बिखेर रहा था। साहिल ने उस मटके को उठाया। मिट्टी का बर्तन निहायत हल्का था और अंदर से खाली महसूस हो रहा था, मगर उसकी बनावट में कोई सदियों पुरानी दास्तान छिपी मालूम होती थी। साहिल ने इरादा किया कि इसे घर ले जाना चाहिए, शायद अब्बा जान को देखकर कुछ पल की खुशी हासिल हो। घर पहुंचकर साहिल ने मटका मुश्ताक अहमद के करीब रख दिया। ज़ईफ वालिद ने बोझिल आंखें खोली और सवाल किया,
बेटा, इस चीज को कहां से लाए हो? साहिल ने तमाम वाकया कह सुनाया। मुश्ताक अहमद ने अपने लरजते हाथों से मटके की सतह को छुआ और कहा, बेटा, इस मटके की चमक कोई मामूली चमक नहीं लगती। मेरी बूढ़ी आंखें शायद धोखा खा रही हैं, पर इसमें कोई बरकत और रूहानियत पोशीदा है। शाम ढल रही थी और घर में खाने के नाम पर कुछ न था। साहिल बस्ती के जमींदार हैदर बख्श के आलीशान दरवाजे पर पहुंचा। हैदर बख्श के पास अनाज के बड़े बड़े कोठार भरे पड़े थे। साहिल ने बड़ी आजिज़ी से हाथ जोड़कर अर्ज किया, हुजूर, अगर कोई अदना सी मजदूरी मिल जाए तो बड़ी नवाजिश होगी। हैदर बख्श ने निहायत बेदिली से जवाब दिया, काम तो फिलहाल कोई मौजूद नहीं है साहिल, मगर चलो 2 मुट्ठी जौ ले जाओ, बस इतना ही दे सकता हूँ। साहिल ने शुक्र अदा किया और 2 मुट्ठी जौ लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ लौट आया। घर पहुंचकर साहिल ने सोचा कि इन जौ के दानों को इसी नए मटके में महफूज कर दिया जाए। साहिल ने मटके में जौ डाले और ढक्कन बंद कर दिया। रात के वक्त जब साहिल ने रोटी तैयार करने की गरज से मटके का ढक्कन हटाया तो साहिल की आंखें हैरत और इस्तेआजाब से फटी की फटी रह गई। मटका ताज़ा और चमकदार जौ के दानों से ऊपर तक लबालब भरा हुआ था। 2 मुट्ठी जौ हजारों दानों के अंबार में बदल चुके थे। साहिल ने घबराकर अब्बाजान को बेदार किया। मुश्ताक अहमद ने जब इस हैरत अंगेज मंजर को देखा तो आंखों से ज़ारों कतार आंसू छलक पड़े और बोले, बेटा, सब्र और खिदमत का सिला मयस्सर आया है। सब उस परवरदिगार की रहमत का करिश्मा है, मगर याद रखना, लालच को कभी अपने करीब मत आने देना। उस शब साहिल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो मटका उसके सिरहाने रखा था और साहिल मुस्तकिल उसे तकता रहा। दिल में एक अजीब सा खौफ घर कर गया था कि कहीं ये सब कोई ख्वाब न हो, कहीं सुबह आंख खुले तो ये मटका फिर से खाली और मिट्टी से भरा ना मिले। वो बार बार अपना हाथ बढ़ाकर उन जौ के दानों को छूता, उनकी ठंडक और उनकी हकीकत महसूस करता। उधर मुश्ताक अहमद गहरी और पुरसुकून नींद में थे। उनकी सांसों की रफ्तार में अब पहले जैसी तकलीफ और भारीपन नहीं था, मानो उस मटके की बरकत ने झोपड़ी की फिजा को ही बदल दिया हो। जब शहर की पहली किरण झोपड़ी की दर्जों से अंदर दाखिल हुई तो साहिल उठ बैठा। उसकी पहली नजर मटके पर पड़ी। जौ के दाने वैसे ही ताजा और चमकदार थे जैसे अभी अभी खेत से काट कर लाए गए हों। साहिल ने एक मुट्ठी अनाज बाहर निकाला। उसकी खुशबू निहायत दिल फरेब थी। उसने अपने रब का शुक्र अदा किया और कहने लगा, ए मालिक दो जहां, अगर ये तेरी रहमत है तो मेरी हिम्मत को टूटने ना देना और मुझे इस आजमाइश में साबित कदम रखना। मुश्ताक अहमद की आंख खुली तो उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रक्स करने लगी। उन्होंने मटके की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, ये कोई मामूली शय नहीं, ये एक सख्त इम्तिहान है। रब कभी कभी ऐसे अता करता है कि इंसान की नीयत डगमगा जाती है। तूने जो सब्र किया और मेरी जो खिदमत की, ये उसी का फल है। मगर याद रख, लालच की आग इस रहमत को राख कर सकती है। साहिल ने बड़ी आजिज़ी से सर हिलाया और बोला, अब्बा जान, मैं महज आपकी राहत चाहता हूँ। आपकी हड्डियां अब इस उम्र में दर्द से चूर हैं। मेरा बस चले तो मैं दुनिया की हर नेमत आपके कदमों में लाकर रख दूं। मुश्ताक अहमद ने साहिल का हाथ थाम लिया और बड़ी संजीदगी से बोले, बेटा, मेरी दुआ है कि तू कभी इस बरकत को अपनी हवस न बना ले। जो मिला है उसी में किफायत कर। ज्यादा की तलब इंसान को गुमराह कर देती है। साहिल ने वादा किया कि वो अपनी जात के लिए कभी भी हद से आगे नहीं बढ़ेगा। उस रोज झोंपड़ी में कई दिनों बाद रोटी की सौंधी खुशबू फैली। दोपहर के वक्त साहिल के दिल में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर आजमाया जाए कि ये मटका वाकई गैबी इमदाद का जरिया है या महज एक इत्तेफाक। वो दोबारा जमींदार हैदर बख्श की हवेली पहुंचा। हैदर बख्श ने जब साहिल को फिर से अपने सामने देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। वो तंजिया लहजे में बोला, क्यों साहिल, कल की 2 मुट्ठी जौ से पेट नहीं भरा क्या? साहिल ने निहायत नरमी से जवाब दिया, हुजूर, अब्बा जान की तबीयत जरा नासाज है। अगर आज भी कुछ मजदूरी मिल जाए तो बड़ा एहसान होगा। हैदर बख्श ने हंसकर कहा, काम तो नहीं है, मगर ले जा, आज भी 2 मुट्ठी ले जा, तू भी क्या याद करेगा। साहिल वो जौ लेकर घर लौटा और बड़ी बेताबी से उन्हें मटके में डाल दिया। मटका जो पहले से आधा भरा था, उन 2 मुट्ठी दानों के गिरते ही दोबारा लबालब भर गया। जितना अनाज साहिल ने डाला, मटके ने उसे कई गुना बढ़ाकर वापस कर दिया। साहिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने मुश्ताक अहमद को पुकारा और मटका दिखाया। मुश्ताक अहमद की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, ये रहमत है, मगर याद रख, ये आजमाइश का दौर है। तूने ज्यादा डाला तो उसने ज्यादा दिया,
मगर जिस पल तेरे दिल ने कहा कि बस अब बहुत हो गया और तूने उसे जखीरा करना शुरू किया, उसी पल यह सिलसिला थम जाएगा। रात हुई, बस्ती नूर पर अंधेरा छा गया। साहिल झोपड़ी के बाहर बैठा चांदनी को निहार रहा था। मटका झोपड़ी के एक कोने में चमक रहा था। अचानक साहिल को महसूस हुआ कि कोई साया झोपड़ी के अतराफ मंडरा रहा है। साहिल की सांसें रुक गईं। उसने देखा कि अंधेरे में एक बुलंदोबाला साया खड़ा है, जिसने लंबी चादर ओढ़ रखी थी और उसका चेहरा साये में छुपा हुआ था। साहिल की आवाज हलक में फंस गई। उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? इस पहर यहां क्या काम है? वो साया धीरे धीरे साहिल की जानिब बढ़ा और फिर एक जगह रुक गया। एक बेहद पुरानी और भारी आवाज गूंजी, बेटा, वो मटका निहायत एहतियात से संभाल कर रखना, वो किसी की अमानत है। साहिल का दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चाहा कि आगे बढ़कर उस शख्स का चेहरा देखे, मगर वो साया पलक झपकते ही अंधेरे के समंदर में गायब हो गया। फिजा में महज हवाओं की सरसराहट बाकी रह गई। साहिल झोपड़ी के अंदर भागा और मटके को देखा। अनाज वैसे ही मौजूद था, मगर अब साहिल के मन में एक नया डर बैठ गया था। ये अमानत किसकी है? अगर वो साया फिर लौटा तो क्या होगा? रात की तन्हाई में दूर कहीं से उल्लू की आवाज सुनाई दी, मानो वो साहिल को किसी आने वाले सख्त इम्तिहान की इत्तिला दे रही हो। अगली सुबह जब अजान की आवाज गूंजी तो साहिल की आंखें पहले से खुली थीं। रात भर का वो वाकया उसके जहन पर नक्श हो चुका था। मुश्ताक अहमद ने जब साहिल को परेशान देखा तो माजरा पूछा। साहिल ने उस साए और उसकी अमानत वाली बात का जिक्र किया। मुश्ताक अहमद ने लंबी सांस ली और बोले, बेटा, मैंने बचपन में अपने बुजुर्गों से एक किस्सा सुना था। बस्ती के इसी वीरान चश्मे के पास एक दरवेश अपनी अमानत छोड़ गया था। ये अमानत महज उसे मिलती है जिसका दिल पाक हो और जिसमें सब्र की कुव्वत हो, मगर अमानत का बोझ निहायत भारी होता है साहिल। अब तुझे और भी ज्यादा मोहतात रहना होगा। साहिल मटके को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या वो इस अमानत का हक अदा कर पाएगा। मुश्ताक अहमद ने जब साहिल की आंखों में बेइत्मीनान और खौफ की परछाइयां देखीं, तो प्यार से उसका सर थपथपाया और निहायत संजीदगी से कहा, बेटा, रहमत बांटने से बढ़ती है और छुपाने से घटती है। ये अनाज महज हमारे शिकम यानी पेट की आग बुझाने के लिए नहीं आया, बल्कि ये उन तमाम दरबदर लोगों का हक है जो आज इस कहत यानी सूखे की आग में झुलस रहे हैं। जा, इस बरकत में बस्ती के दूसरे मुफलिसों को भी शरीक कर। वालिद का हुक्म पाते ही साहिल ने एक बड़ी टोकरी उठाई और उसे मटके के पास ले गया। जैसे ही साहिल ने टोकरी में जौ भरना शुरू किया, मटका मुस्तकिल लबालब भरा रहा। जितना अनाज साहिल बाहर निकालता, उतना ही अनाज मटके के अंदर गैब से पैदा हो जाता। साहिल झोपड़ी से बाहर निकला और बस्ती नूर की तंग गलियों की जानिब चल दिया। सबसे पहले वो रुकैया भी के मकान पर पहुंचा, जो बरसों पहले बेवा हो चुकी थी और मुफलिसी ने उनका जीना मुहाल कर रखा था। साहिल ने टोकरी उनके सामने रख दी और कहा, अम्मा, ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसे कबूल फरमाए। रुकैया भी की बूढ़ी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने भर्राई हुई आवाज में साहिल को ढेर सारी दुआएं दी। इसके बाद साहिल आगे बढ़ा और बस्ती के उन तमाम घरों में अनाज पहुंचाया जहां चिरागों में तेल और मटकों में दाना तक मौजूद न था। बच्चे खुशी से झूम उठे और बुजुर्गों के चेहरे पर उम्मीद की किरण जाग उठी। मगर जहां नेकी का नूर फैलता है, वहां बुराई की नजर भी जल्द ही पड़ जाती है। बस्ती नूर के सरपंच तख्त पर बैठा गुलाम रसूल, जो अपनी दौलत और अनाज के कोठारों पर सांप बनकर बैठा था, इस खबर से बेखबर न रह सका। दोपहर ढली थी कि गुलाम रसूल का प्यादा साहिल की झोपड़ी पर आन पहुंचा और रूखे लहजे में बोला, साहिल, सरपंच ने फौरन हवेली तलब किया है। साहिल का दिल किसी अनहोनी के डर से कांप उठा। मुश्ताक अहमद ने हौसला देते हुए कहा, बेटा, हक के रास्ते पर चलने वाले को किसी का डर नहीं होना चाहिए। जा और जो सच है वही बयान करना। साहिल जब हवेली के दरबार में पहुंचा तो गुलाम रसूल मसनद पर बड़ी शान से बैठा था। अतराफ में उसके वफादार लोग जमा थे। गुलाम रसूल ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए तंजिया अंदाज में सवाल किया, सुना है साहिल, आज तू पूरी बस्ती में अनाज तकसीम कर रहा था। कल तक तो तू 2 मुट्ठी के लिए मेरे दरवाजे पर सर झुकाए खड़ा था। अचानक इतनी रईसी कहां से आ गई? क्या कहीं कोई दफनशुदा खजाना हाथ लग गया है? साहिल ने निहायत अदब से जवाब दिया, हुजूर, ये महज मेरे रब की रहमत है जो अब्बा जान की दुआओं के सदक़े मुझे अता हुई है। गुलाम रसूल के चेहरे पर हिकारत की मुस्कुराहट उभरी। रहमत? बड़ी अजीब बात है। रहमत महज तेरे ही घर क्यों उतरी? अगर कोई राज है तो उसे बयान कर दे, वरना याद रख कि इस बस्ती की जमीन और इस पर रहने वाले लोग मेरी मिल्कियत हैं।
साहिल खामोश रहा, क्योंकि वो जानता था कि लालची इंसान को हकीकत समझाना मुमकिन नहीं। गुलाम रसूल ने बुलंद आवाज में धमकी दी, अगर कल तक मुझे उस अनाज का असली जरिया मालूम ना हुआ तो मैं जबरन तेरी झोपड़ी की तलाशी लूंगा। साहिल भारी दिल के साथ घर लौटा और तमाम माजरा मुश्ताक अहमद को कह सुनाया। वालिद ने कहा, बेटा, लालच की नजर बहुत तेज होती है, अब तुझे उस अमानत को और भी ज्यादा छुपा कर रखना होगा। रात गहराने पर साहिल ने मटके को एक पुरानी चादर में लपेटकर झोपड़ी के एक अंधेरे कोने में महफूज कर दिया। नींद आज भी साहिल से रूठी हुई थी। अचानक झोपड़ी के बाहर वही साया दोबारा नमूदार हुआ। इस बार वो साया दरवाजे के बिल्कुल करीब आ गया। उस रूहानी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी, साहिल, तूने बांटा, अच्छा किया, मगर अब आजमाइश का दायरा वसी होने वाला है। कल सूरज जब आसमान के बीचों बीच होगा तो कहत और भी शिद्दत इख्तियार कर लेगा। लोग भूख से तड़पेंगे और गुलाम रसूल की नजरें तेरे घर पर होंगी। उस वक्त तुझे ये फैसला करना होगा कि तू अमानत को बचाता है या उन तड़पते हुए इंसानों को। साहिल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? मुझे इस कश्मकश में क्यों डाल रहे हैं? साये ने धीरे से अपना पर्दा हटाया। चांद की मध्यम रोशनी में साहिल ने देखा कि वो वही दरवेश थे जिनका जिक्र अब्बा जान ने किया था। दरवेश बोले, मैं महज एक वसीला हूँ जो ये देखने आया हूँ कि क्या इंसान दौलत पाकर अपना सब्र खो देता है या नहीं। याद रख साहिल, अमानत का असली मालिक वही है जो उसे दूसरों की भलाई के लिए कुर्बान करने का हौसला रखता हो। ये कहते ही दरवेश अंधेरे में गायब हो गए। साहिल सारी रात इसी सोच में डूबा रहा कि आने वाली सुबह उसके लिए क्या नया इम्तिहान लेकर आएगी। अगली सुबह जब आसमान पर सूरज नमूदार हुआ तो तपिश और भी ज्यादा तलख महसूस हो रही थी। बस्ती नूर की मिट्टी प्यास से फट चुकी थी और हवाओं में मौत जैसी खामोशी छाई थी। साहिल ने जैसे ही मटका देखा, वो ताज़ा जौ के दानों से लबालब भरा हुआ था। मुश्ताक अहमद चारपाई पर लेटे हुए थे। उनकी आवाज में नकाहत यानी कमजोरी थी, मगर लहजा पुर असरार था। उन्होंने कहा, बेटा, आज फैसला तेरे हाथ में है। आज इस बस्ती के लोग भूख से निढाल होकर तेरे दरवाजे की तरफ देखेंगे और हैदर बख्श अपनी ताकत का मुजाहरा करने यहां जरूर आएगा। अभी गुफ्तगू जारी ही थी कि दूर से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। जमींदार हैदर बख्श अपने हथियारबंद सिपाहियों के साथ साहिल की झोंपड़ी के सामने आन खड़ा हुआ। बस्ती के लोग भी सहमे हुए दूर से ये मंजर देखने लगे। हैदर बख्श घोड़े से उतरा और गरज कर बोला, साहिल, बहुत हुआ ये रहमत और मोजिज़ों का ढोंग। अपनी ये जादुई अमानत मेरे हवाले कर दे। मैं इस बस्ती का मालिक हूँ और इस पर सिर्फ मेरा हक है। अगर तूने खुशी खुशी ये मटका ना दिया तो मेरे सिपाही इसे जोर जबरदस्ती हासिल करना जानते हैं। साहिल ने निहायत सब्र से जवाब दिया, हुजूर, ये मटका कोई खिलौना नहीं और ना ही मेरी जाती मिल्कियत है। ये एक दरवेश की अमानत है और इसकी बरकत सिर्फ सब्र और निस्वार्थ खिदमत से जुड़ी है। अगर आपने इसे छीनने की कोशिश की तो शायद ये अपनी तासीर खो दे। मगर हैदर बख्श की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा था। उसने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही झोंपड़ी में दाखिल हुए और साहिल को धकेलकर मटका उठा लाए। हैदर बख्श ने जैसे ही मटके से चादर हटाई, उसकी आंखों में चमक आ गई, मगर ये चमक महज चंद लम्हों की थी। जैसे ही उसने मटके में हाथ डाला, वो जौ के चमकदार दाने अचानक काली मिट्टी और सूखी गर्द में तब्दील हो गए। हैदर बख्श का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बदतमीजी है? तूने कोई काला जादू किया है? मुश्ताक अहमद ने संजीदगी से कहा, हुजूर, जहां लालच के हाथ पड़ते हैं वहां से रहमत रुखसत हो जाती है। हैदर बख्श मायूस और गुस्से में मटका वहीं जमीन पर पटक कर अपने सिपाहियों के साथ लौट गया। साहिल ने नम आंखों से वो टूटा हुआ मटका उठाया जो अब महज मिट्टी का एक मामूली बर्तन रह गया था। शाम हुई तो अचानक मौसम ने करवट बदली। आसमान पर काले सियाह बादल उमड़ आए और देखते ही देखते तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया। झोपड़ी की छत हिलने लगी। साहिल के सामने दो रास्ते थे, या तो वो झोपड़ी के कोने में मौजूद उस टूटे हुए मटके यानी अमानत को महफूज करे, या अपने ज़ईफ वालिद मुश्ताक अहमद को अपने कंधों पर उठाकर तूफान के बीच बाहर निकल आए। साहिल ने एक पल भी जाया न किया। उसने मटके की परवाह छोड़ दी और अपने वालिद मुश्ताक अहमद को अपने कंधों पर उठाकर तूफान के बीच बाहर निकल आया।
मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली के साए में साहिल अपने वालिद को लेकर एक पुराने दरख्त के नीचे खड़ा रहा। सुबह जब तूफान थमा और सूरज की पहली किरण फूटी तो साहिल अपनी तबाहशुदा झोपड़ी की तरफ लौटा। जब उसने मलबे को हटाया तो देखा कि वो मटका जो कल मिट्टी से भरा और टूटा हुआ महसूस हो रहा था, वो बिल्कुल सलामत था और एक बार फिर मुकम्मल तौर पर जौ से भरा हुआ था। साहिल की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसी वक्त वही मुसाफिर दरवीश दोबारा नमूदार हुए। इस बार उनके चेहरे पर एक रूहानी नूर था। दरवेश बोले, साहिल, तूने आजमाइश के हर दर्जे को पार कर लिया। तूने दौलत और मोजिज़ों पर अपने वालिद की मोहब्बत और अपनी इंसानियत को तरजीह दी। अब ये रहमत कभी कम न होगी। उसी वक्त हैदर बख्श भी वहां पहुंचा, मगर इस बार वो घोड़े पर सवार न था, बल्कि उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसने साहिल के कदमों में गिरकर माफी मांगी और अपनी तमाम जमीन और अनाज बस्ती के लोगों के लिए वक्फ कर दिया। बस्ती नूर में कहत का खात्मा हुआ और हर तरफ हरियाली छा गई। मुश्ताक अहमद की सेहत भी मुकम्मल तौर पर सुधर गई। साहिल उस मटके का रखवाला बना रहा, मगर उसने कभी उसे अपनी जाती दौलत नहीं समझा। वो हर सुबह मटके से अनाज निकालता और पूरी बस्ती में मुसाफिरों और मुहताजों को बांट देता। ये उस नौजवान के सब्र और उसके वालिद की दुआओं का ऐसा मोजिज़ा था जिसका किस्सा आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन गया।